वेलकम एवरीवन टू स्पिटिंग राइम्स, एक ऐसा पॉडकास्ट जहाँ पे हम बात करेंगे डीएचएस के बारे में। डीएचएस क्या है, हिप हॉप क्या है, हिप हॉप शुरू कैसे हुआ, हिप हॉप कहाँ पे जाएगा, इसका फ्यूचर क्या है, सब कुछ इस पॉडकास्ट में कवर होगा। हिप हॉप सुनने वाले बहुत कम हैं हमारे भारत में। हमारे भारत में बहुत सारे ऐसे गाने चलते हैं जिसमें म्यूज़िक को ज़्यादा भाव दिया जाता है रादर देन लिरिक्स। डीजे को ज़्यादा भाव दिया जाता है रादर देन फीलिंग्स। बेस को ज़्यादा ध्यान दिया जाता है रादर देन इमोशंस। लेकिन डीएचएस ऐसा नहीं है। डीएचएस एक ऐसी जगह है जहाँ पे जो मेन फोकस होता है वो लिरिक्स पे होता है। बीट्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है, लेकिन व्हाट कम्स एट द टॉप इज कॉल्ड लिरिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे जो पॉडकास्ट है उसका जो पहला एपिसोड है उसका टॉपिक जो होने वाला है वो होगा कि आखिर हिप हॉप है क्या, हिप हॉप बनता कैसे, हिप हॉप किन चीज़ों से बना है, हिप हॉप शुरू कैसे हुआ। तो हिप हॉप के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो चलो सबसे पहले उसकी शुरुआत के बारे में जानेंगे। तो हिप हॉप कैसे शुरू हुआ? हिप हॉप शुरू हुआ अफ्रीका में। अफ्रीका में 1880s के पास। तब जो है अफ्रीका में बहुत ही ज़्यादा ऐसा कल्चर था जिसमें जो है अपार्थाइड सिस्टम चला करता था। अब अपार्थाइड सिस्टम क्या होता है? अपार्थाइड सिस्टम वो होता है जिसमें जो रेसिज्म के बेस पे जो है डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। वहाँ पे रेसिज्म यानी कि कलर के बेसिस पे जो है डिफरेंशिएशन किया जाता था, और जो ब्लैक कलर के लोग हुआ करते थे उनको नीचा माना जाता था। तो 1880s के आसपास जो ब्लैक लोग हुआ करते थे उनके पास कुछ राइट्स नहीं हुआ करते थे, ना ही एजुकेशन का राइट, ना ही वोटिंग का राइट, ना ही बड़े घरों में रहने का राइट, कुछ भी नहीं। वो यहाँ तक कि मेन सिटी से भी दूर रहा करते थे। तो जैसे कि इंडिया में रेवोल्यूशन आया आज़ादी के वक्त, वहाँ पे भी रेवोल्यूशन की शुरुआत हो चुकी थी लगभग 1880s के आसपास। तो 1880s के आसपास जो है ब्लैक लोगों में से जो है काफ़ी लोग गलत राह को चुन चुके थे। आप गलत भी नहीं कह सकते हैं उनको, आप कह सकते हैं कि एग्रेसिव राह को चुन चुके थे और वो गैंगस्टर बन चुके थे। और वहाँ की एक ख़ास बात यह है कि उनको गैंगस्टर्स नहीं बोला जाता, उनको गैंगस्टार्स बोला जाता है। गैंगस्टार्स जिसके पीछे आता है STARS, गैंगस्टार्स, वो गैंगस्टार्स थे। तो उनमें से ही एक गैंगस्टर के मन में एक विचार आता है। क्या विचार आता है? ये विचार आता है कि वो बहुत बोर हो रहे हैं और उनको कुछ एंटरटेनमेंट के लिए करना है। अब वो क्या करेंगे उस एंटरटेनमेंट के लिए? तो वो क्या करते हैं कि उनके पास कुछ भी राइट्स नहीं होते, तो वो बस अपने मन की बात जो उनके मन में चल रही होती है उनको थोड़ा सा राइम करके, उनको थोड़ा सा कविता के रूप में डाल के उसको एक गाने के तौर पे पेश कर लेते हैं। उस टाइम पे उसके साथ कोई भी म्यूज़िक अटैच नहीं किया जाता था, वो सिंपल लिरिक्स हुआ करते थे। इसीलिए डीएचएस में आज भी लिरिक्स को ही सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है। आज यही कारण है कि डीएचएस जो है सुनने वालों को के अंदर जोश जगा देता है और इंसान के अंदर की सच्चाई भी बाहर ले आता है, उसका नेचर भी दिखा देता है। ये कोई भी आम कमर्शियल गाना नहीं कर सकता। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि काफ़ी साल तक यही चलता रहा। जो गैंगस्टर्स के बीच में लड़ाई हुआ करती थी वो भी काफ़ी बार सिर्फ डिस ट्रैक्स से सोल्व हो जाया करती थी। डिस ट्रैक क्या होता है?
डिस ट्रैक एक ऐसा ट्रैक होता है जिसमें आप दूसरे एक रैपर की या फिर एक दूसरे हिप हॉपर की बेइज्जती करते हैं फैक्ट्स के आधार पर। ऐसे ही बेइज्जती नहीं कि आपने गालियाँ दे दी और वो उसकी बेइज्जती हो गई, नहीं, आप बेइज्जती करते हैं वो भी फैक्ट्स के आधार पर, वो डिस होता है। और वहाँ पे ऐसे ही काफ़ी लड़ाइयाँ सुलझा लिया करते थे वो लोग डिस के आधार पर। लेकिन फिर वो कुछ साल बाद उससे भी बोर होने लगे और उन्होंने फिर उसको और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उसमें जोड़ दिया म्यूज़िक, जिसको बीट्स कहा जाता है डीएचएस में या फिर हिप हॉप में। म्यूज़िक जोड़ दिया गया। पहले वो म्यूज़िक सिर्फ और सिर्फ मुंह से किया जाता था, जिसको हम आज बोलते हैं बीट बॉक्सिंग। तो वो मुंह से जो बीट्स दी जाती थी उसको हम बीट बॉक्सिंग बोलते हैं। और वो बीट बॉक्सिंग ने हिप हॉप को का रूप ही बदल दिया। उसके अंदर अब बेस आ गया, उसके अंदर अब इंटरेस्ट आ गया। जो सिर्फ नाचने के शौकीन थे वो भी उसकी तरफ खींचे जाने लगे और धीरे धीरे उनके अंदर भी वो लिरिक्स काम करने लगे, वो उन लिरिक्स की तरफ अट्रैक्ट होने लगे। तो उस म्यूज़िक ने अलग ही काम किया। लेकिन उसके कुछ साल बाद क्या हुआ कि एक कुछ बंदों का ग्रुप, जब वो रैप चल रहा था, जब वो हिप हॉपर्स अपना राइमिंग कर रहे थे, तब कुछ ग्रुप वहाँ डांस करने लगे, कुछ भी जो भी उनके मन में आ रहा था वो डांस करने लगे। तो वहाँ से क्या बन के आया, वहाँ से हिप हॉप के डांस की शुरुआत हुई। बिल्कुल, हिप हॉप के डांस की शुरुआत हुई। जो हिप हॉप का डांस था वो आज भी बहुत ज़्यादा लोगों को जाना जाता है, लेकिन हिप हॉप म्यूज़िक इतना ज़्यादा नहीं फैला। हमारा काम यही है, हमें म्यूज़िक को बदलना है, हमारे भारत के म्यूज़िक को बदलना है और हिप हॉप म्यूज़िक को बढ़ाना है, क्योंकि वो बहुत ही एक खूबसूरत कला है और कला को जितना प्रमोट किया जाए उतना अच्छा। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो है चौथा अंश जो है वो आया हिप हॉप का निकल के। और वो चौथा अंश क्या है, चौथा अंश है पेंटिंग। शायद सुनने वालों को थोड़ा अजीब लगेगा कि पेंटिंग आखिर हिप हॉप का हिस्सा कैसे हो सकती है। पेंटिंग भी हिप हॉप का एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है, क्योंकि वो जो पेंटिंग है वो एक आम पेंटिंग नहीं होती, वो वॉल पेंटिंग होती है, मॉडर्न वॉल पेंटिंग। आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि लोग जो है वॉल पेंटिंग किया करते थे गुफाओं में जाके, अपनी स्टोरी बताने के लिए, अपने आप बीती बताने के लिए किया करते थे। तो आज के ज़माने में वो मॉडर्न वॉल पेंटिंग हो चुकी है, जो कि दीवारों पे आजकल के हिप हॉपर्स, आजकल के रैपर्स करते हैं। तो ये जो रैपर्स ये जो पेंटिंग करते हैं ये आम पेंटिंग नहीं होती है, इनमें कुछ ना कुछ मोरल होता है, कुछ ना कुछ इसमें सीख होती है, कुछ ना कुछ इसमें अपने अंदर की जो बात चल रही होती है वो दर्शाई जाती है। तो ये पेंटिंग्स भी एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा बन गई और कई जगहों पे तो हिप हॉप और ये पेंटिंग्स रिवॉल्यूशन ले आई, जैसे कि अफ्रीका काफ़ी ज़्यादा इलाकों में ये हिप हॉप रिवॉल्यूशन ले आया। क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा सच्चाई बोली जाती है। इतनी सच्चाई बोली गई कि लोगों को कि वो कान में गई, और जब म्यूज़िक के तौर पर आपके कान में सच्चाई जाती है, फैक्ट्स जाते हैं, तो वो कुछ अलग ही काम कर देती है। और वही अफ्रीका में भी हुआ, इतना ज़्यादा बड़े लेवल पे हुआ कि जो लोग थे वो उन जो वाइट पीपल्स थे उनको जो है जो रेडियोज़ थे उनको भी बैन करना पड़ा ब्लैक लोगों के लिए। इतने बड़े लेवल पे जो है ये रिवॉल्यूशन आया हिप हॉप के तरफ से। और ये म्यूज़िक इंडिया में भी रिवॉल्यूशन ला सकता है, एक म्यूज़िकल रिवॉल्यूशन, जिससे कि इंडिया में म्यूज़िक सुनने वालों का ही टेस्ट बदल सकता है। अब हिप हॉप की शुरुआत तो आपने जान ली कि कब हुई, 1880s के आसपास हुई। अब हिप हॉप के जो है 4 अंश होते हैं, जो कि मैं आपको सीरीज़ बाय सीरीज़ बता चुका हूँ कि
वो क्या कौन से होते हैं और वो कैसे कैसे शुरू हुए। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बारी और बताना चाहता हूँ और समझाना चाहूँगा कि आखिर हिप हॉप कैसे शुरू हुआ और कैसे उसका डेवलपमेंट हुआ और कैसे आज उसके 4 अंश हैं। पहला अंश जो है उसका वो है रैप म्यूज़िक। रैप जिसमें सिंपली आप कुछ अपने मन की बात बोलते हैं उनको राइम करके फैक्ट्स के तौर पे, ताकि आपके सामने वाला बंदा उसको एज अ म्यूज़िकल वे में समझ सके, ताकि उसके दिल पे जो है अलग ही प्रभाव पड़े तुझे। उसके बाद आता है बीट्स। बीट्स जो होती है, म्यूज़िक जो होता है, वो उसको और भी ज़्यादा अच्छा बना देती है सुनने में, उसको खूबसूरत बना देती है। अब आप एक एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, जैसे कि एक जगह पे शादी चल रही है। शादी तो होगी ही, चाहे डेकोरेशन हो या ना हो, तो यार डेकोरेशन और हो जाती है तो शादी में खुशियाँ और बढ़ जाती है, उस शादी में खूबसूरती और बढ़ जाती है। तो यही चीज़ जो है म्यूज़िक करता है एक ट्रैक में। तो जो दूसरा अंश है वो क्या है? म्यूज़िक, बीट। जो तीसरा अंश है वो है डांस, हिप हॉप का डांस। ये भी बहुत ही एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है हिप हॉप का। क्यों? क्योंकि जो डांस होता है वो आपका हिप हॉप में तभी निकलता है जब आप उसको फील कर पाते हैं। आप एक ऐसे गाने पे डांस कर ही नहीं सकते जिस पे आपको फीलिंग ना आ रही हो अंदर से। हिप हॉप एक ऐसा म्यूज़िक है जिस पे अगर आप हिप हॉप डांस करते हैं तो यानी कि आप उस गाने की फील को ले पा रहे हैं, आप उस गाने को समझ पा रहे हैं, उस गाने को अपने ऊपर दर्शा पा रहे हैं। उससे आप दिखा सकते हैं दूसरे लोगों को कि हम हिप हॉप को रिप्रेजेंट करते हैं। हम वो लोग हैं कि शायद हम गा नहीं सकते लेकिन हम नाच के हिप हॉप को सपोर्ट कर सकते हैं। और इसी वजह से डांसिंग भी हिप हॉप का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन जाता है। उसके बाद में जो है चौथा आता है एस्पेक्ट आता है, वो होता है पेंटिंग, जिससे आप लोग उन लोगों को अपनी सच्चाई, अपने दिल की बातें बताते हैं जो बिल्कुल भी हिप हॉप से जुड़े नहीं होते, या फिर शायद आप बताने के लिए भी ये नहीं करते, बस अपना मन को हल्का करने के लिए वो पेंटिंग कर देते हैं। और इसी वजह से हिप हॉप में पेंटिंग का भी बहुत बड़ा एक ओहदा दिया जाता है। पेंटिंग को भी एक बहुत बड़ा ओहदा दिया जाता है। अब बात आती है कि ये जो चीज़ है, ये जो हिप हॉप है, ये शुरू तो एज अ रैप हुआ, लेकिन बाद में जाके इसको हिप हॉप का नाम कैसे दे दिया? तो इसका जवाब ये है कि 1978 के आसपास एक कीथ काउबॉय नाम से एक लेजेंडरी रैपर ने एक गाना गाया जिसका नाम था हिप हॉप। उसके अंदर जो उसका हुक था, वो उसका टाइटल ही हिप हॉप था। और उस पर वो हिप हॉप इतनी बार ऐसे रिपीट किया जाता था कि ऐसा लगा करता था कि कुछ फौजी जो है मार्च कर रहे हैं। अब फौजी जो है कब मार्च करते हैं? जब कोई वॉर होने वाली, यानी कि कोई रिवोल्यूशन आने वाला। तो रिवोल्यूशन आने वाला था, कोई सोल्जर फाइट पे जा रहा है, यानी कि एक रिवोल्यूशन आने वाला है। तो इसीलिए, और हिप हॉप या रैप भी एक रिवोल्यूशन से ही जोड़ा जाता है। इसीलिए क्यों रिवोल्यूशन से जोड़ा जाता है? क्योंकि हम उसको फील कर सकते हैं, हम उनके लिरिक्स को फील कर सकते हैं। इसीलिए जो है हिप हॉप को चुना गया इन चारों चीज़ों को दर्शाने के लिए। इन चारों अंशों को एक छत के नीचे लाया गया जिसका नाम था हिप हॉप। हिप हॉप को सबसे बड़ा बना दिया गया, और जब भी इसको इंडिया में करा जाने लगा तब इसको देसी हिप हॉप बोला जाने लगा। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी की नॉलेज आपको अगले कुछ पॉडकास्ट में दी जाएगी, और हो सकता है कि कुछ अलग DHH लेजेंडरी रैपर्स के बारे में भी बात की जाए।